हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूं। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस, आपको यदि मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, मेरा पार्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो माफिया लॉर्ड हैं LW हैं, वो जांग फैमियान के हाउस में पहुंच चुके थे और वहां जा कर के उन्होंने जांग फैमियान की वाइफ जांग यू और जांग यानली को, दोनों लोगों को ही अपने अंडर में ले लिया था और उनसे फ़ोन करवा कर बोला था कि जांग फैमियान को बोलो कि वो अभी के अभी घर आए। तो वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और पूरी तरह से शांति थी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। और जो माफिया लॉर्ड है वो बैठ करके सिर्फ अपना मोबाइल चलाए जा रहे थे। और जो शुयांग और सॉ सिंगचैन है वो धीरे धीरे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। यानली और जो मैडम यू हैं वो बहुत ही डरी सहमी हुई सी एक कॉर्नर में वहाँ बैठी हुई थी। और बाकी पूरे के पूरे हॉल में सिर्फ और सिर्फ गार्ड ही नज़र आ रहे थे। और सिर्फ हॉल में ही नहीं, जांग फैमियान के पूरे हाउस को जो माफिया लॉर्ड के गार्ड ने घेर रखा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक कार आती है। उस हाउस के बाहर एक कार आकर के खड़ी होती है बहुत ही तेज़ी के साथ। जैसे ही वो गाड़ी वहाँ आकर के खड़ी हुई तो उनके जो गार्ड है वो सारे के सारे गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और वो देखने लगते हैं कि गाड़ी किसकी आई है। उस गाड़ी से बहुत ही तेज़ी के साथ ना जो जांग फैमियान है वो बाहर उतरते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जो जांग फैमियान के साथ में गार्ड थे वो भी उनके पीछे आते हैं। जैसे ही जांग फैमियान के गार्ड, वो करीब 8 गार्ड होंगे, वो कार बहुत बड़ी कार थी, उसमें काफ़ी सारे लोग बैठ सकते थे, तो उसमें वो 8 गार्ड बैठे हुए थे और जांग फैमियान थे। तो वो पूरे मिनी बस टाइप में वो कार थी। उसमें से वो बाहर आते हैं, निकलते हैं। तो वो उनके जो गार्ड थे, जो माफिया लॉर्ड के गार्ड थे, माफिया लॉर्ड के गार्ड ने जांग फैमियान के गार्ड्स को बाहर ही रोक लिया और जांग फैमियान को इशारा किया कि अंदर अकेले जाओ। तो जांग फैमियान के गार्ड जो मान नहीं रहे थे, तो जांग फैमियान ने उन्हें इशारे से कहा कि तुम लोग यहीं खड़े रहो। तो फिर उसके इशारे के बाद उनके जो गार्ड है, जांग फैमियान गार्ड, वो वहीं रुक जाते हैं और जांग फैमियान ही अकेले अंदर जाते हैं। वो बहुत ही स्पीड से चलते हुए वो अंदर जाते हैं और उनके दिमाग में चल रहा था कि माफिया लॉर्ड यहाँ आए हुए हैं, पता नहीं वो क्या करेंगे, मेरी फैमिली के साथ वो क्या करेंगे, आखिरकार उन्हें मुझसे क्या परेशानी है। वो भी माफिया हैं और मैं भी एक माफिया ही हूँ, तो वो मेरी फैमिली को क्यों परेशान कर रहे हैं, मेरे पीछे वो क्यों पड़े हुए हैं। ऐसा सोचते हुए वो अंदर जाता है। अंदर जा करके जब उसने अंदर का पूरा माहौल देखा कि वहाँ क्या कैसा है, पूरे हॉल में गार्ड नज़र आ रहे हैं और उनके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी सी राइफलें हैं, मशीन गन है जो कि उन्होंने ले रखी है। और एक कॉर्नर में ही उन्हें अपनी वाइफ और डॉटर वहाँ बैठे नज़र आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई सी थी। जब जांग यानली और जांग यू ने देखा कि वहाँ पर जांग फैमियान आ चुके हैं, तो यानली ने बहुत तेज़ी से चिल्लाती और बोलती, बाबा यहाँ पर, बाबा आप आ गए। तो जो जांग फैमियान है उन्होंने देखा, बोलते हैं यानली के पास जाने की कोशिश करते हैं। तभी 2 गार्ड आ करके जो जांग फैमियान है उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं नहीं, वहाँ नहीं, बॉस वहाँ बैठे हैं। तो जांग फैमियान ने उनकी तरफ देखा और वो सामने जाकर के बोलता है माफिया लॉर्ड से कि बॉस आपको क्या परेशानी है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस तरह क्यों पकड़ के रखा हुआ है। जैसे कि आप माफिया हैं, वैसे मैं भी माफिया हूँ, हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट से तो आते हैं ना, हम दोनों का काम भी एक है, तो फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो जो माफिया लॉर्ड हैं उन्होंने देखा जांग फैमियान आ गया है, तो कहते हैं कि हाँ, हम दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट के हैं, आप भी माफिया हैं, मैं भी माफिया हूँ, पर मैं माफिया लॉर्ड हूँ और मैं कौन हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं आज अपना रिवेंज लेने यहाँ आया हूँ। मेरे पास समय नहीं है तुम्हें बताने का कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। शायद मुझे लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो जांग फैमियान कहते हैं, पहचाना नहीं? मैं जानता हूँ आप बॉस हैं, आप LW हैं, आप LW बॉस हैं, पर आप तो कहीं नहीं जाते ना, फिर आप मेरे घर पे क्यों आए हैं और मेरी बीवी और मेरी बेटी को आपने क्यों इस तरह पकड़ के रखा हुआ है। वो मेरी वाइफ है, आप उसे छोड़ दीजिए, इसमें उसका वो कुछ भी नहीं जानती है, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। और जब यू ने सुना था कि जांग फैमियान ने कहा कि मैं एक माफिया हूँ, तो वो थोड़ा सा शॉक हो गई थी। और यानली और यू को बिल्कुल भी नहीं पता कि उनके पति क्या काम करते हैं। यू को लगता है कि जांग फैमियान एक बिजनेसमैन है और जो कि काफ़ी बड़े और रिच बिजनेसमैन हैं, पर उन्होंने धोखा दिया है, कैसे रिच बने हैं उन्हें ये पता है, पर इसके पहले वो क्या करते थे उसे ये नहीं पता। तो यू ना ये सुन करके थोड़ा शॉक हो गई थी और बोलती है कि फैमियान माफिया। वो धीरे से ममल करती है। जो
माफिया लॉर्ड हैं उन्होंने अपना मास्क निकाला और अपनी कैप निकाली, उसके सामने आकर के वो खड़े हो गए, जिसे देख कर के जांग फैमियान पूरी तरह से शॉक हो गए और बोलते हैं मिनिस्टर हंगुन आप? तो बोलते हैं हाँ मिनिस्टर हंगुन मैं, और मेरी एक और पहचान है, मुझे पहचाना तुमने? तो जांग फैमियान उसके फेस को देख करके उसे ना तुरंत उनकी मदर लैनी की याद आती है। जांग फैमियान बहुत अच्छे से पहचानते हैं इस चेहरे को, वो उसी दिन पहचान गए थे जब सिचैन और चैंग की शादी हुई थी। वो वांगजी को देख करके तो नहीं पहचान पाए थे, पर सिचैन को देख के वो पहचान गए थे, क्योंकि सिचैन उस वक्त काफ़ी बड़े थे और उतने करीब 11 साल के होंगे जब जिनयांग के रूप में, जिनयांग अंकल के रूप में जांग फैमियान सिचैन और वांगजी से मिले थे। वांगजी छोटा था पर सिचैन बड़े थे, तो सिचैन का फेस इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, उसे पहचाना जा सकता है, लेकिन वांगजी को वो नहीं पहचान पाए थे। जब उन्हें पता चला था कि सिचैन का छोटा भाई ये लैन वांगजी है, तो उसके नाम से वो पहचान गए थे कि ये दोनों बच्चे लैनी के हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहते थे कि चैंग और सिचैन की शादी हो। यदि उन दोनों की शादी हुई तो शायद हो सकता है कि जांग फैमियान का पुराना रिकॉर्ड बाहर आ जाए, लेकिन चैंग उससे शादी करना चाहता था। चैंग की ये जिद थी, और उनकी बीवी और जो उनकी बेटी है वो भी इस समय मुसीबत में थी। उन्हें बचाने के लिए जांग फैमियान ने भी कुछ नहीं कहा और चैंग और सिचैन की शादी करा दी। तो जांग फैमियान जानते हैं कि ये कौन है। ये सारी बातें ना जांग फैमियान अपने मन में सोच रहे थे। तभी माफिया लॉर्ड बोलते हैं क्या सोच रहे हैं, बताओ मुझे, पहचाना मिस्टर जिनयांग? तो कहते हैं क्या जिनयांग अपने होश में आता है, कहता हाँ पहचाना मुझे बताओ। तो बोलते हैं कि वांगजी तुम लैनी के बेटे हो ना? मैं पहचानता हूँ तुम दोनों को, और तुम्हारा भाई तो सिचैन ना, मैं जानता हूँ उसे, वो तो मेरे सन का हस्बैंड है। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो मेरा भाई है सिचैन कागा, वो तुम्हारे सन के हस्बैंड है, और मैं लैन ई का बेटा हूँ। तुम्हें याद है ना लैनी के बारे में? तो जो जांग फैमियान है वो बोलते हैं लैनी? हाँ मुझे कैसे याद होगा, मुझे तो बस तुम्हारे भाई से ही पता चला कि वो लैनी का बेटा है, उसकी माँ का नाम लैनी है और उसके फादर का नाम। तो वो कहते हैं, जो वांगजी है वो बोलता है कि मेरे फादर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मैं तुम्हारे गंदे मुंह से अपनी माँ का नाम भी नहीं सुनना चाहता, वही लैनी जिसको तुमने बेच दिया था, है ना? तो जो जांग फैमियान, उनका चेहरे का रंग ना पूरी तरह से उड़ गया और कहता है कि ये सब क्या कह रहे हैं आप, मैं नहीं जानता, मुझे तो सिचैन ने ही बताया था कि उसकी माँ का नाम क्या है। सिचैन मेरे बेटे का हस्बैंड है, इसलिए मैं आप दोनों को जानता हूँ। और वांगजी, सिचैन आपको वांगजी कहता है, इसलिए मैंने आपका नाम वांगजी कहा, वैसे तो आप मिनिस्टर हैं और आप ये सब, और आप ही माफिया लॉर्ड हैं। तो जो जांग यू है वो अचानक से बगल में आती हैं और सिचैन और जो जांग फैमियान का शोल्डर घुमाते हुए बोलती हैं कि फैंगमियान, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम माफिया हो और लैनी को बेच दिया था, ये क्या कह रहा है? हाँ, इसका ये जो वांगजी है वो क्या बोल रहा है, तुम मुझे ये बताओ। वांगजी कहता है कि ये क्या बताएगा आपको, मैं बताता हूँ कि ये कौन है। ये ना बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज और झूठा इंसान है, ये विश्वास करने के लायक नहीं है। जिस पर्सन को आप इतने सालों से अपना हस्बैंड मान करके रिस्पेक्ट देती आई हैं, ये आपके रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है, ये आपके हस्बैंड बनने के भी लायक नहीं है, तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। आपको पता है इसने मेरी माँ को बेच दिया था, और मेरी माँ के साथ में न जाने इसने कितने सारे ओमेगास को इसी तरह बेच दिया है, उनका जीवन बर्बाद कर दिया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी है। ये पर्सन बहुत ही धोखेबाज है, और यदि मौका पड़ा ना, चांस हुआ और यदि किसी कोई वैसी प्रॉब्लम हुई ना, तो ये आपको भी बेचने में ना 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, ये अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को भी बेच सकता है। जब फैंगमियान ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने अचानक से ही वांगजी के फेस पे एक जोरदार पंच मारा। तो वांगजी का फेस थोड़ा सा टर्न हो गया और वांगजी हिला तो हल्का सा अपना एक पैर उसने पीछे किया और उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तो जैसे ही वांगजी के फेस पे वो पंच पड़ा ना, तो वहाँ पर वांगजी के जितने भी गार्ड थे वो तुरंत फैंगमियान के तरफ बढ़ने लगे, और जो उसके साथ में शुयांग, सौ सिंगजन और सौंगडिंग थे वो लोग भी ना उनकी तरफ बढ़ने लगे। तो वांगजी ने तुरंत अपने एक हाथ से उन सबको रोक दिया, और वो
और वो नाचन फहमियान की तरफ आया। उसने कॉलर से फहमियान को यूं से थोड़ा दूर किया और कॉलर से उसने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से ना उसे 3-4 पंच लगातार मारता है फहमियान के, जिससे कि फहमियान का सर पूरी तरह से घूमने लगा और वो चक्कर खा के बेहोश होने ही वाले थे। तभी ना जो वांगजी है उसने एक और पंच मारा, जिससे कि वो बेहोशी जो होने वाले थे अब वो होश में आ गए। और कहता है, जो वांगजी है वो बोलता है कि अभी इतनी जल्दी तुम मारे ना, तुम बेहोश नहीं होने वाले, तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। आज मैं बताऊंगा तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर को बताऊंगा कि तुम किस तरीके के इंसान हो, तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने एक हंसता खेलता परिवार किस तरह तुमने बर्बाद कर दिया, एक तुमने ओमेगा की ज़िंदगी किस तरह बर्बाद कर दी, तुमने मजबूर कर दिया उस मेरी माँ को, उस लेडी को सेक्स वर्कर बनने पर तुमने मजबूर कर दिया, जैसे तुम साऊजी कहते थे, जिसके हस्बैंड को तुम अपना भाई मानते थे। मेरी माँ ने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया और तुमने क्या किया तुमने। ये बोलते हुए वांगजी ने एक और इतना खींच के उसे पंच मारा, जिससे कि फहमियान वहीं नीचे फर्श पे गिर जाते हैं। और ये सारी बातें सुन करके यूँ तो अपनी जगह ही बिल्कुल खड़ी ही रह गई थी। यूँ इतना भी गलत पर्सन नहीं मानती थी फहमियान को। जो फहमियान ऐसा कुछ करेंगे उन्हें नहीं पता था, बस वो सुन रही थी और वहीं खड़ी हुई थी और ये सब देख रही थी। और यानली है वो अपनी जगह से खड़ी हुई और वो चिल्लाती हुई रोती हुई बोलती है कि प्लीज़ मत मारो मेरे बाबा को, मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ अपने बाबा को, मेरे बाबा गलत कर सकते हैं पर किसी को बेच नहीं सकते, किसी ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तो जो वो है यूँ है, उन्होंने यानली को कहा, यानली शांत हो जाओ। और वांगजी से कहती है कि वांगजी मुझे बताओ कि क्या बात है, मैं सारी बातें सुनना चाहती हूँ। फहमियान कहते हैं कि यूँ तुम इसके ऊपर यकीन करती हो? हाँ, ये माफिया लॉर्ड है, ये मर्डरर है, ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, तुम उसके ऊपर यकीन कर रही हो? तो यूँ ने कुछ भी नहीं सुना और बोलती है कि तुम बताओ मुझे वांगजी, मुझे सुनना है। वांगजी कहता है, हाँ मैं बताता हूँ आपको, मैं सब कुछ बताता हूँ और मैं इस पर्सन को बिना सब कुछ रिपीट कराना चाहता हूँ, सब कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। उसने फहमियान की तरफ देखते हुए कहा और उसने अपने लेग से एक और उसने किक किया फहमियान के, जिससे कि फहमियान को और ज़ोर से पेन होता है और बोलता है कि तुम ये सारी बातें बनाना बंद करो वांगजी। वांगजी कहता है कि मैं तुम्हारी जान लूँगा, देखना अपनी माँ का बदला लूँगा, मैं बातें बना रहा हूँ। इतना बोलते हुए वांगजी ने एक और खींच के किक मारा और फिर वांगजी यहाँ से स्टार्ट करता है बताना। और यहाँ जो शिचैन है वो विंग को कहते हैं कि विंग मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, तुम्हें वांगजी के बारे में जितना भी पता चला है इसके बाद मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ थे, कैसे थे और कहाँ रहते थे, आज वांगजी ऐसी स्थिति में क्यों है। इसके बाद तुम डिसाइड करना कि कौन गलत है और कौन सही है। मेरा भाई गलत नहीं है, बस समय और स्थितियाँ गलत हो गई थी, उसे उस समय ने मजबूर कर दिया था ऐसा बनने के लिए। मैं बताता हूँ। तो विंग कहता है, गगा बताइए ना, मैं कब से सुनने के लिए तैयार हूँ, बैठा हूँ। तभी शिचैन उन्हें बताना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ना एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, छोटा सा फ्लैशबैक है। तो शिचैन कहते हैं कि मैं और मेरा भाई हम दोनों लोग ना गुसू में रहते थे। गुसू एक छोटा सा टाउन है, अब वो थोड़ा छोटा सिटी हो गया, एक छोटी सी सिटी है। पहले ना वो एक छोटा सा टाउन हुआ करता था और हम लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत गरीब थे पर खुश थे। मैं मेरा भाई और मेरे बाबा ही एकमात्र ऐसे पर्सन थे घर में कमाने वाले, जो कि कमा करके घर में लाते थे और हम लोगों का घर चलता था। और जो मेरी माँ थी वो एक हाउसवाइफ थी, मेरे बाबा खेती किया करते थे, हम लोगों के ज़मीनें थी। लेकिन अचानक से बाबा की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उनके इलाज में हम लोगों की जितनी भी खेती थी वो सारी की सारी खेती हमें बेचनी पड़ी और उनके इलाज कराना पड़ा। पर सारा का इतना महंगा इलाज कराने के बाद भी मेरे बाबा को कोई भी लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई और एक दिन मेरे बाबा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आँखें बंद कर ली और वो कभी भी उन्होंने दोबारा अपनी आँखें नहीं खोली। वो हम सबको छोड़ करके चले गए। उस दिन से हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख आ गए, दुख ही दुख। उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद में अब हमारे घर पे जो भी जितना पैसा था वो सारा का सारा पैसा तो उनके इलाज में लग चुका था और जो थोड़ी बहुत सेविंग थी उससे हम लोगों का खर्चा थोड़ी बहुत चल रहा था। लेकिन वो सेविंग कब तक चलती, एक दिन वो सेविंग भी खर्च हो चुकी थी।
और जो मेरी माँ है वो हाउसवाइफ थी, उन्होंने कभी भी बाहर काम नहीं किया। और टाउन में तो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उसमें ना लेडीज़ों को काम मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और वो टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कठिन था। जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी तब वांगजी 8 साल का था और मैं 11 साल का था। और मेरी माँ ने फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि जितनी भी सेविंग थी वो सारी खर्च हो चुकी थी, खाने की भी अब दिक्कत हो गई थी। और स्कूल की फ़ीस देना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, स्कूल की फ़ीस ही नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण मेरा और वांगजी का उस टाउन के स्कूल से नाम कट हो गया था। हमें स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि मेरी माँ ना उस स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाती थी। फिर मेरी माँ ने अपने घर को चलाने के लिए, हम लोगों को खाना खिलाने के लिए वहीं पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जो टाउन में होते हैं वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पर वो काम तो करती थी, पर जो रेस्टोरेंट के ऑनर्स थे वो लोग उन्हें अच्छा पैसा नहीं देते थे। और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे सिर्फ खाना खर्चा ही चल पाता था। और कभी कभी कुछ रेस्टोरेंट में तो बस ऐसे ही काम करा लेते थे, और पैसे देने के टाइम पे किसी ना किसी बहाने से उनके ऊपर कोई कमी निकाल करके उन्हें उस रेस्टोरेंट से निकाल देते थे और पैसा भी नहीं देते थे। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान और मजबूर थी। इसी तरह एक दिन मेरी माँ ना एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। वो रेस्टोरेंट तो नहीं, बहुत ही छोटा सा था, पर हाँ वो काम कर रही थी। बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था, टाउन का था। मुश्किल से उन्हें 2000 या 3000 युआन ही उन्हें मिलते थे सैलरी में, बस को 2 वक्त का खाना चलता था। तो वहीं वो साफ़ सफाई करती थी। वहाँ पर उन्हें एक पर्सन मिला। उसने बोला, उन्होंने देखा वो ना कोई और नहीं, वो डिनियांग अंकल थे। उन्होंने जब देखा डिनियांग अंकल ने कि उनकी साउजी यहाँ पर काम कर रही है, तो बोला कि साहू जी आप यहाँ कैसे, यहाँ आपको इस तरह काम करना क्यों पड़ रहा है, और जो गगा है वो कैसे है। तो साहू जी कहती हैं, लैनी कहती हैं कि डिनियांग तुम यहाँ कैसे, तुम तो शहर में थे ना, तुम तो सिटी में काम करते हो। तो डिनियांग कहता है कि हाँ मैं सिटी में काम करता हूँ, अभी बस मैं कुछ समय के लिए यहाँ आया हुआ हूँ अपने घर, लेकिन आप बताइए आप यहाँ कैसे, ये सब क्या हो गया। जो लैनी है उनकी आंखों में ना आंसू आ गए। और फिर लैनी ने थोड़ा सा समय ले करके अपना काम ख़त्म करके, जब उनकी शिफ्ट वो ख़त्म हो गई, तब उन्होंने डिनियांग को सारी बात बताई कि किस तरह उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं और उन्हें अब ये सब काम करना पड़ रहा है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए। 2 वक्त का खाना मिलना भी ना उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत ही मुश्किल से हम लोगों का घर चल रहा है। और उनके जाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है, सारे खेत बिक गए हैं, अब कुछ भी नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो जो डिनियांग है वो भी ना उसी टाउन में वहीं रहता था, उसी सोसाइटी में रहता था जहाँ पर लैनी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। और तो जो लैनी है और जो चिंगे जुन है उन लोगों का डिनियांग के साथ में उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा था। वो जानती थी डिनियांग को बहुत अच्छे से, और डिनियांग भी उन्हें साऊजी कहता था और उनके हस्बैंड चिंगे जुन को अपना ब्रदर मानता था, अपना बड़ा भाई मानता था। इसलिए यानली ने विश्वास करके उसे ना सारी बातें बताई। ये सारी बात सुनने के बाद जो डिनियांग है वो बोलता है, आप बहुत मेहनती हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लेडी भी हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आपने अपने आप को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, और देखिए आप किस तरह यहाँ पर अभी काम कर रही हैं। जो लैनी है वो कहती है कि मैं कोई स्ट्रांग नहीं हूँ, बस समय स्ट्रांग बना देता है। मैं अपने 2 बेटों को देख करके ही अपने आप को मैंने संभाल कर रखा हुआ है। तो डिनियांग कहता है कि आप मेरे साथ सिटी क्यों नहीं चलती, शहर में बहुत अच्छा काम है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ पर बहुत अच्छे काम दिला दूँगा। तो लैनी कहती हैं कि मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ, वहाँ पर तो बहुत मुश्किल होगा रहना, और मैं किसी को भी नहीं जानती, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकती। तो जो डिनियांग है वो मुस्कुराता है और हंसता है, कहता है साहू जी क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ आपने कैसे कह दिया कि शहर में कोई नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्या आपका कोई नहीं हूँ, मैं आपका छोटे भाई की तरह हूँ, आप मुझे अपना छोटा भाई समझिए और आप मेरे साथ चलिए, और आपको अपने दोनों बच्चों को छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ सिचैन और अपने साथ ना सिचैन और वांगजी को भी ले चलिए, हम सभी लोग चलते हैं, मैं आपको सिटी में काम दिलवाऊँगा और वहाँ पर अच्छा काम मिलता है और अच्छा पैसा भी मिलता है, जहाँ जा करके आप अपने बच्चों को अच्छा खिला पाएंगी, अच्छा पहना पाएंगी और अच्छे स्कूल में पढ़ा भी पाएंगी। क्या आप उन्हें इस तरह घर पे ही बिठाना चाहती हैं? क्या आप उनकी शिक्षा नहीं कराना चाहती? उनकी स्टडी ऐसे ही बीच में ही बंद हो जाएगी? तो जो लैनी है उसकी सारी बातें सोचती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है,
मैं तुम्हें सोच करके बताऊंगी, कल सुबह तक मैं तुम्हें बता दूंगी। तो डिन्यांग कहता है ठीक है, मैं अभी 10 दिन तक यहीं रुका हुआ हूँ, आप अच्छे से सोच लीजिए और मुझे बता दीजिएगा। तो लैनी उसकी बात पर बिलीव करती हुई और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। वो आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें एक रास्ता नज़र आ रहा था। वो घर आती हैं और घर आकर के अपने बच्चों के लिए उन्होंने डिनर प्रिपेयर किया और खाना बनाने के बाद उन दोनों बच्चों के साथ में वो खाना खाती हैं। वांगजी और शिचैन के साथ खाना खा करके वो सो जाती हैं और उन्होंने रात भर इसी बात पर वो सोचा कि वो शहर जाएं कि ना जाएं। उन्होंने अपने घर की स्थिति देखी और उन्होंने शिचैन और वांगजी को भी देखा, जो कि एक 8 साल का है और एक 11 साल का है, और इन दोनों लोगों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गरीबी की वजह से और पैसे ना होने की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ ना पाए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिन्यांग के साथ में जाएंगी। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, डिन्यांग के साथ जाने के लिए वो तैयार हो गई। हम देखते हैं कि डिन्यांग के साथ में लैनी ना अब सिटी आ चुकी थी। वहाँ आने के बाद डिन्यांग का जो रूम था, डिन्यांग ने एक छोटा सा रूम ले रखा था। उस रूम में ही वो रहता था, वहीं वो बनाता खाता था, वहीं सोता था, वहीं एक ही रूम था और बस एक छोटा सा अटैच बाथरूम था। तो डिन्यांग ने उन तीनों लोगों को वहाँ पर वो लेके आता है और वो देखती हैं कि वो बहुत छोटी सी जगह है। तो डिन्यांग कहता है साहू जी आप यहाँ बैठिए, शिचैन वांगजी तुम दोनों यहाँ बैठो। तो शिचैन कहता है अंकल ये तो बहुत छोटा है, हम लोग यहाँ रहेंगे। तो जो साहूजी है कहती हैं, याली है, कहती है शिचैन चुप हो जाओ, हाँ अभी आए हैं ना। तो जो डिन्यांग है वो मुस्कुराता है और कहता है, शिचैन के सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि बेटा तुम परेशान मत हो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, बहुत जल्द तुम्हारी माँ को बहुत अच्छा काम मिल जाएगा, फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा, ये जगह भी बदल जाएगी, तुम अपनी माँ के साथ बहुत अच्छी जगह रह सकते हो और बहुत अच्छे स्कूल में भी तुम पढ़ाई करोगे। तो जो शिचैन है वो मुस्कुराता है और वांगजी को डिन्यांग ना शुरू से ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कोजी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और वांगजी को पसंद नहीं कि कोई अदर पर्सन हमारे परिवार के इतना ज़्यादा क्लोज आए, इतना ज़्यादा इंटरफेयर करे, पर वो कुछ कह नहीं सकता, उसकी माँ का डिसीजन है। तो डिन्यांग कहता है आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो जो साहूजी है उसने नोट किया। इसके बाद डिन्यांग बाहर जाता है और वो तीनों ही वहीं बैठ करके उसका इंतज़ार करती हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, अपने हैंड वगैरह वॉश करते हैं। तभी कुछ ही समय में 1 घंटे बाद ना डिन्यांग वापस आता है उनके लिए कुछ खाने के लिए। उन तीनों लोगों को वो खाना खिलाता है और अभी जब पहुँचे थे ना तो अभी दोपहर का वक्त था। तो डिन्यांग कहता है कि साहू जी आप यहाँ आराम से इंतज़ार करिए और हम लोग ना शाम के वक्त चलेंगे और शाम को चल के मैं आपको आपका काम बता दूँगा। तो जो यानी है मतलब लैनी है वो बोलती है कि शाम को, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो शाम को होगा। जो डिन्यांग है वो बोलता है कि आप फिक्र मत करिए, काम बहुत अच्छा होगा, आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना साहू जी, मैं आपको बताऊंगा, काम बहुत अच्छा है। तो लैनी ने उनकी बात पर यकीन किया, कहते हैं ठीक है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, यदि बिलीव नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों आती। तो जो डिन्यांग है वो मुस्कुराता है। अब हम देखते हैं कि डिन्यांग इवनिंग में लैनी को अपने साथ एक ना बार में लेकर आता है। एक बार ऑनर से वो उसका मीट करवाता है और जो शिचैन और वांगजी है उन दोनों लोगों को वहीं रूम पर ही लैनी ने छोड़ दिया था कि तुम दोनों यहीं रूम पर रहो, जैसे ही काम मिल जाएगा मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। तो वांगजी और शिचैन वो अभी रूम पे ही थे और जो डिन्यांग है वो अपने साथ लैनी को उस बार ऑनर से मिलवाता है। बार ऑनर जब लैनी को देखता है तो वो बहुत ही अजीब नज़रों से लैनी को देख रहा था, जिससे कि लैनी को अच्छा नहीं लगा। उसकी नज़रें वो ऐसे घूर के देख रहा था, उसे पूरे ऊपर से नीचे तक लैनी के हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा गौर से और ध्यान से देख रहा था और उसके फेस पे ना एक स्मक आ जाता है और उसने डिन्यांग से बोलता है, बहुत डिन्यांग इस बार तो तुम बहुत ही अच्छे पर्सन को लाए हो, मानना पड़ेगा यार तुमको, मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस लेडी को देख करके, मुझे बहुत पसंद आई है। तो जो डिन्यांग है वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये आपके काम के लिए बिल्कुल सही है ना। तो जो बार ऑनर है वो बोलते हैं परफेक्ट, ये मेरे वर्क के लिए परफेक्ट है। लैनी से बोलता है कि आप यहीं बैठिए और आप ना आज से मेरे यहाँ काम करने के लिए रेडी हैं, मैंने आपको रख लिया है। तो लैनी कहती है तो क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगी नहीं, मेरे पेपर हैं ये, मैंने स्टडी भी की है, मैंने पढ़ाई की है। तो जो बार ऑनर है उसने तुरंत हाथ हिलाया ना में कहते हैं नहीं
नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब पूछने की। आपको डिनयांग लेकर आया है। डिनयांग मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है, मुझे डिनयांग के ऊपर पूरा भरोसा है। आप यहीं आराम से बैठिए और आप कुछ पीजिए, हम लोग और बातें करके आते हैं। तो जो लैनी है उसने नोट किया। डिनयांग कहता है, साहू जी आप यहीं बैठिए, मैं ना और अच्छे से सैलरी के बारे में डिस्कस करके आता हूँ, ताकि आपको सैलरी ना अच्छी दे। आपकी नौकरी पक्की, आपको नौकरी मिल गई। जो लैनी ना वो मुस्कुराती है और डिनयांग बार ऑनर के पीछे पीछे फॉलो करता हुआ चला जाता है। और लैनी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर ये ऑफिस जहाँ लेकर आया था, ये ऑफिस भी बहुत ज़्यादा अजीब था। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था और जो बार ऑनर है और इसकी नज़रें भी ना उसे बहुत अजीब लग रही थी। जैसे ही बार ऑनर डिनयांग के साथ में अपने ऑफिस में आता है, अपनी सीट में वो जाकर के बैठता है और उसने वहीं सीट पे बैठ के टेबल में ही जो ड्रॉर था उस ड्रॉर को उसने निकाला और उसमें से 5 लाख युआन वो बाहर निकालता है और उसने डिनयांग को दे दिया। डिनयांग ने खुशी खुशी उस युआन को लिया और बोलता है, ठीक है मेरा काम हो गया। तो जो बार ऑनर है वो बोलता है, तुम्हारा काम हो गया, ऐसे ही तुम काम अच्छे से करते रहना तो तुम्हें बहुत जल्दी मैं तुम्हारा पैसा बढ़ा दूंगा। तो डिनयांग बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो बार ऑनर ना उसने स्माइल की और नोट किया कि ठीक है। इसके बाद डिनयांग ने उन दोनों लोगों ने हैंड शेक किया और डिनयांग वहाँ से चला जाता है। और लैनी यहाँ इंतज़ार कर रही थी डिनयांग के आने का। पूरे 2 घंटे बीत चुके थे पर डिनयांग का कुछ भी अता पता नहीं था। डिनयांग वहाँ आया ही नहीं। 2 घंटे बाद कुछ ओमेगा लड़के और लड़कियाँ लैनी के पास आते हैं और लैनी से बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए। तो जो लैनी है वो बोलती है कि आप लोग कौन हैं और मैं आपके साथ क्यों जाऊं, मैं आप लोगों को नहीं जानती। तो जो लड़के लड़कियां हैं वो बोलते हैं कि हमारे बॉस ने आपको बुलाया है, आप यहाँ पर जॉब करने लगी हैं ना। तो जो लैनी है वो कहती है, हाँ अभी अभी लगी है, पर मैं जिसके साथ आई हूँ वो कहाँ है, डिनयांग कहाँ है। तो कहते हैं, डिनयांग? कौन डिनयांग? हम किसी डिनयांग को नहीं जानते, आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए हमारे साथ, आपको हमारे बॉस ने बुलाया है, आप उनसे मिल तो लीजिए। तो लैनी ने नोट किया, कहती हैं, ठीक है, क्या मैं अब आते ही काम करूँगी। तो जो ओमेगा लड़की थी वो बोलती है कि हाँ आपको आज रात से ही काम करना होगा और जो काम है वो रात में ही होगा, दिन में कोई काम नहीं है तुम्हारा। तो लैनी कहती है, क्या ये कैसा काम है। तो वो लोग कुछ नहीं सुनते और लैनी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं। लैनी कहती है कि आराम से लेकर चलो, मैं चल तो नहीं हूँ। तो वो लोग कुछ नहीं सुनते और लैनी को एक कमरे में ला करके फेंक देते हैं। और वहाँ जाके ही जैसे ही उन्होंने लैनी को उस कमरे में फेंका, लैनी ने देखा तो वो रूम ना बहुत अजीब सा था। उस रूम में कुछ खास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। एक टेबल रखी थी, उस टेबल पे पानी का जग रखा हुआ था और एक ग्लास रखा हुआ था और वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ था जहाँ पर लैनी को फेंक दिया गया था और कुछ भी नहीं था। और एक वहीं टेबल पे जग के बगल में ही एक सेट कपड़ों का रखा हुआ था। और बस जैसे ही लैनी कहती है कि ये कौन सी जगह है, तुम लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। तो उन्होंने कुछ नहीं सुना और लैनी को वहाँ फेंकने के बाद वो लोग उस डोर को बंद कर देते हैं और वहाँ से वो चले गए। लैनी बस दरवाज़ा पीटती रह जाती हैं और बोलती हैं कि ये कौन सी जगह है, कहाँ है, तुम लोग मुझे यहाँ लेकर के क्यों आए हो, कौन है, बस खोलो मुझे दरवाज़ा, खोलो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं करना कोई काम। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं। एक तो वो खुद बार ऑनर था और दूसरा एक और उसके साथ पर्सन था, असिस्टेंट था। बार ऑनर और वो आदमी, वो दोनों लोग अंदर जाते हैं। वो दोनों ही अल्फ़ा थे और लैनी ना एक ओमेगा है, ऑफ कोर्स ओमेगा है। तो वो दोनों जाते हैं लैनी के सामने और वो जो अल्फाज थे वो दोनों अल्फ़ा ना अपनी फ्रेगनेंस को बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ कर रहे थे, जिससे कि जो लैनी है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लैनी कहती है कि आप लोग कौन हैं, मुझे जाने तो यहाँ से। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, डर गई थी और वो इन दोनों को देख करके इनके इरादे उन्हें समझ में आ गए थे। तो जो असिस्टेंट है वो बोलता है, बॉस पहले आप। तो उसके बॉस ने नोट किया और उन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ड्रंक करके रखा हुआ था और अपनी अल्फ़ा फ्रेगनेंस को भी ना वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे थे। इसके बाद ना लैनी वहाँ पर सिर्फ सिसकियाँ और चिल्लाती रह जाती हैं और वहाँ पर कोई नहीं आता उनकी हेल्प करने के लिए। और उस रात लैनी के साथ कम से कम 4 से 5 लोगों ने उनका रेप किया था और लैनी
कुछ भी नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं। बस वो पहले जब तक उनकी बॉडी में पावर थी उन्होंने अपने आप को बचाने की और ख़ुद को सेव करने की कोशिश की, लेकिन जब उनके शरीर की जितनी भी पावर थी, उनकी बॉडी की जितनी पावर ख़त्म हो गई, फिर कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पर बस वो एक बेजुबान, एक वो जैसे कि शरीर में कोई जान ही ना हो, इस तरीके से वहाँ लेटी रहीं और उनके साथ एक के बाद एक 5 लोगों ने उस रात उनका रेप किया था। और लैनी बस वहाँ पर बुत की तरह लेटी हुई थी और उस दिन लैनी की आत्मा ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ़ और सिर्फ लैनी की बॉडी ही बची थी और वो खुद को करीब पूरे दिन के बाद खुद को उन्होंने ठीक किया था। पूरी रात वहाँ पर रहीं और पूरे दिन उस कमरे में उन्होंने खुद को बंद करके रखा हुआ था। और जो बॉस है, उसने, जो बार ऑनर था, उसने ना लैनी को वहाँ पर खाना भी पहुँचाया था, तो लैनी ने वो खाना नहीं खाया। और एक डॉक्टर को भी लैनी को कहा गया था कि वो चेक कर ले। वो डॉक्टर लैनी को चेक करता है और लैनी को उन्होंने कुछ इंजेक्शंस लगाई थी ताकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। उसकी बॉडी में जितनी भी ज़्यादा चोटें थी, जितनी इंजर्ड हुई थी, उन सारे चोटों पे उसे ना दवाएं लगाई जाती हैं तब। और इसके बाद लैनी को उस रात का पैसा दे देते हैं। उन 4 आदमियों ने लैनी के लिए, उन 5 आदमियों ने लैनी के लिए पैसा दिया था, जिसमें से उस पैसे का कुछ परसेंट वो बार ऑनर रख लेता है और बाकी के जितने परसेंट बनते हैं वो लैनी के हाथ में देते हैं। लैनी शाम को अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए वो घर पहुँचती है, क्योंकि उन्हें पता है यदि वो घर नहीं गए तो उनके 2 बच्चे वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके बिना, लैनी के बिना वो दोनों बच्चे क्या करेंगे। अपने दोनों बच्चों के बारे में सोच कर ही वो रात का हादसा, जो भयानक हादसा उनके साथ हुआ था, उतनी बड़ी घटना को वो भूलने की कोशिश करती हैं। और अपने आप को संभालने के बाद पूरे एक रात और पूरे एक दिन के बाद शाम को ही, पूरे 24 घंटे के बाद ही ना वो पहुंची थी अपने बच्चों से मिलने के लिए। उस कमरे में बंद उनके दोनों बच्चे, वो भूखे प्यासे, वो उन्होंने रात में ही खाना खाया था, पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया और दरवाज़ा भी बाहर से बंद था, तो वो दोनों बच्चे ना उनके बंद थे और वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए और घबराए हुए थे। वांगजी ने तो रोना ही शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ का कुछ पता नहीं था और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जो सिचैन है, उन्हें बहुत डर लग रहा था। नया शहर, नई जगह, यहाँ वो किसी को नहीं जानते। मेरी माँ कहाँ चली गई है, दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा पीट पीट के वो लोग थक गए थे, वहाँ कोई डोर खोलने वाला भी नहीं था। इन दोनों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और लैनी फिर शाम को जब आती हैं, उन्होंने उस दरवाजे को खोला और उन्होंने जैसे ही डोर को खोला तो दोनों बच्चे अपनी माँ के गले आकर के लग जाते हैं और बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। वांगजी तो अपनी माँ को छोड़ना ही नहीं चाहता था। जब सिचैन को फील हुआ कि उसकी माँ को दर्द हो रहा है, जब सिचैन थोड़ा दूर हुआ और उसने अपनी माँ को देखा तो बोलता है, माँ ये आपको क्या हो गया, ये आपको इतनी सारी चोटें कैसी हैं। माँ उसने ना अपनी माँ की लिप पे हाथ रखे, क्योंकि उसकी माँ की लिप्स से ना काफ़ी ज़्यादा चोट थी, इंजरी थी। तो जिससे लैनी ने कहा कि हाँ, मैं ना जब लौट कर के आ रही थी बेटा, तो मेरा ना एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए तो मैं आ नहीं पाई, पूरा दिन लग गया, पर अभी मैं ठीक हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। देखो मैं तुम लोगों के लिए खाना भी लेकर के आई हूँ, तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा ना। अपने आप को संभालते हुए और अपने दोनों बच्चों को ठीक करते हुए, मतलब अपने दोनों बच्चों को ना सांत्वना देते हुए लैनी ने बड़े प्यार से अपने हाथों से ही अपने दोनों बच्चों को वो खाना खिलाती हैं और वहाँ पर अपने आप को भी वो संभालती हैं। और वो करीब पूरे 1 हफ्ते के बाद इस हादसे से बाहर निकल पाई थी। तभी बार ऑनर का बार बार फ़ोन आ रहा था लैनी के पास में। तो लैनी बहुत परेशान थी कि वो करे तो क्या करे। उन्होंने अपना फ़ोन भी ना फिर फेंक दिया था। वो उस बार ऑनर से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन जब देखा कि वहाँ पर कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा था और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेकार और डर्टी फील करने लगी थी अपने बच्चों को देख करके कि यदि मैं कोई काम नहीं करूँगी तो इनका खाना पीना, रहना और शहर का खर्चा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लैनी दोबारा उस बार ऑनर से मिलने जाती हैं और उसके बार में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। एक बार गर्ल के रूप में और एक ना सेक्स वर्कर के रूप में भी लैनी ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था।
वहाँ पर वो काम करती हैं। इसी तरह से अब उन लोगों का समय बीत रहा था, सब कुछ अब धीरे धीरे सुधर रहा था। लैनी भी अपने इस वर्क में अब उन्हें ये काम अच्छा लगने लगा था। वो खुशी खुशी अपना ये काम कर रही थी, कहीं ना कहीं मजबूर थी, पर वो खुशी दिखाती थी अपने बेटों के लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए। और अब उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। उन्होंने वांगजी और सिचैन का बिना एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। वो दोनों लोग अब पढ़ाई करने लगे थे। अब ना समय बीतता है और अब वांगजी 15 साल का और सिचैन 18 साल का हो चुका था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे फिर से इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।